गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इसके आगे बात करते हैं तो इसके फेलियर के रीज़न क्या क्या थे उनको बात डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट जो रीज़न था, ठीक है, जो स्ट्रगल हुआ था 1857 का, ये ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं लेके आ पाया। तो उसके रीज़न क्या क्या थे उनकी बात करें तो सबसे पहला था लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो रीज़न था इसमें इसके फेलियर का, तो वो था लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब लैक ऑफ यूनिटी से मतलब कि सब एक जैसे काम नहीं कर रहे थे, मतलब कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई वेल प्लान्ड नहीं था। इस वजह से इसका फेल होना निश्चित था। क्योंकि जब कोई चीज़ वेल प्लान्ड ना हो, ठीक है, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप। अब देखो, कोई भी काम जब हम कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी टीम कोई काम कर रही है, तो वो पर्टिकुलर एक लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। उसमें एक होना चाहिए जो हमें लीड कर सके, ठीक है। इसमें ऐसा कोई था नहीं, जिसकी वजह से ये जो आउट था उसके पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को नहीं मिले। उसके बाद ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स। अब अंग्रेजों के पास गन्स, तोपें, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास क्या, वही क्या कह सकते हैं, कुल्हाड़ी, है ना, तलवार वगैरह, ये ट्रेडिशनल वेपन्स थे हमारे पास कोई आउट मॉडर्न वेपन्स तो थे नहीं जो अंग्रेजों के पास थे। तो इस वजह से भी ये जो रिवॉल्यूशन था वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया। उसके बाद फ्यूडल फीचर्स से मतलब एक होता है सामंती व्यवस्था। इसमें क्या है, कुछ जो लोग थे, जैसे 1857 का जो रिवॉल्ट था, उसमें एक तरफ जो थे उन वो थे सामंत, ठीक है, अवध के सामंत थे, रुहेलखंड के थे, नॉर्थ इंडिया से, हु चैलेंज ब्रिटिश फोर्स, एंड ऑन द अदर साइड देयर वर द रूलर्स ऑफ पटियाला, जिंद, ग्वालियर एंड हैदराबाद, हु सपोर्टेड ब्रिटिश रूलर्स। अब देखो, एक तरफ सामंत थे, कहाँ के, अवध के और रुहेलखंड के, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो रूलर्स थे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से अब देखो, कोई सपोर्ट कर रहा, कोई अगेंस्ट जा रहा, तो उससे फिर कोई प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये था। दूसरी बात, अब इंडियन सोल्जर्स जो हमारे थे, जो मेरठ में उन्होंने इंसिडेंट पूरा किया था 10 मई को, तो वो जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था बहादुर शाह सेकंड को उनका एम्परर, ठीक है, दिल्ली में। तो इस चीज से उनने तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये सबसे कह सकते हैं मजाक की बात भी ये भी थी कि बहादुर शाह सेकंड को ही नहीं पता था कि उन्हें डिक्लेयर कर दिया एज एम्परर, ठीक है। तो जब उनको इस चीज के बारे में पता नहीं था, वो अनअवेयर थे उस चीज से, तो उनको सीधे सीधे अरेस्ट कर लिया गया और रंगून बर्मा में भेज दिया गया, ठीक है। अगर उनको पता होता तो वो अंडरग्राउंड भी हो सकते थे, ठीक है, या अपनी सेफ्टी के कुछ मीजर्स लेके चल सकते थे। अब उन्हें पता ही नहीं था, तो सीधे सीधे उनको अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला कि नहीं, इनको एम्परर बनाया जा रहा है, ये इनकी लीडरशिप में हो सकता है रेवोल्यूशन बहुत बड़ा रूप ले ले, इसलिए उनको अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन था प्री मेच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर यही चीज, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, यही सारे जगह पे एक साथ होता तो जरूर इफेक्टिव होता। क्यों? क्योंकि जब सब जगह से एक ही चीज हो रही होगी, सब जगह से रिवॉल्यूशन हो रहा होगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको टैकल नहीं कर पाएगी, उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन लैक ऑफ कम्युनिटी, यानी कि पास उस टाइम मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ थे नहीं, तो हम बता सकते कि हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया रेवोल्यूशन, तुम भी वहां से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं उस टाइम पे। तो अब यहाँ बैरकपुर मेरठ में, अब बाकी जगह तो पता ही नहीं कि नहीं रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब अगर पता नहीं है तो फिर पार्ट्स में होता गया, फिर वो रेवोल्यूशन पार्ट्स में होता गया, पार्ट्स में उसको हैंडल करते गए ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस चीज से उसके कोई आउटब्रेक नहीं निकल के आ पाए। उसके बाद था हमारा लोकलाइज्ड रिवॉल्ट। ये था, यानी कि मतलब वही है कि एक साथ पूरे नेशन में नहीं हुआ, एक साथ पूरी कंट्री में नहीं हुआ, ये लोकलाइज रहा, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे स्टेट में या छोटे छोटे गांव में होता चला गया धीरे धीरे। तो वो लोकलाइज था, पूरे एक ब्रॉड एरिया नहीं लिया उसने, ठीक। इसकी वजह से भी इसमें फेलियर का सामना करना पड़ा। उसके बाद नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। हमारा जो देश है वो काफ़ी सारी भाषाओं का देश है। अब यहाँ पे जो रिवॉल्ट हुआ उसमें द मेन रीजन द of this revolt was lack of a single common language among Indian, which led to lack of communication, whereas British soldiers communicate in English only, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो तो केवल इंग्लिश में बात करती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, तो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता था हम लोगों का, ठीक है। तो इस वजह से भी ये जो हमारा
स्ट्रगल था वो काफ़ी फेल रहा एक तरह से, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसने नींदें उड़ा दी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं भैया यहाँ तो थोड़ा बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। अब इसके क्या क्या रिजल्ट निकले इस रेवोल्यूशन के, कहने का मतलब ये सक्सेस नहीं हुआ, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह से सक्सेस नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी इसके कुछ रिजल्ट निकले, उन रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, सबसे पहली बात तो 1858 में एक डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग तो उन्होंने ये कर दिया कि जो अब गवर्नमेंट जो रहेगी, जो रूल है यानी शासन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जाएगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी पावर छीन के अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी। ठीक है, उसके बाद 1858 में के बाद देयर वाज रिस्ट्रिक्टिंग, कहने का मतलब ये आर्मी जो थी उसमें इंडियन सोल्जर्स थे, उनके ऊपर अब विश्वास करने लायक कोई कंडीशन बची नहीं थी, क्योंकि जो रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था वो किसने स्टार्ट किया था, इंडियन सोल्जर्स ने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद देयर वाज चेंज इन ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स, अडॉप्शन ऑफ a successor was recognized, native rulers were assured that no more take over of states will take place। अब कहने का मतलब पहले क्या हो रहा था कि जिन राजाओं के बेटे नहीं हैं उनका राज हड़प लिया जा रहा था, लेकिन अब इस पॉलिसीज़ को भी थोड़ा चेंज किया गया, उनसे बोला गया नहीं आपका शासन आपका ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चलाओ, अगर नहीं है तो गोद ले लो। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ पॉलिसीज निकाल दी कि जिससे कि रूल हमारे है, लेकिन उसमें कोई भी तरह का रिवॉल्ट निकल के ना आए। ठीक है, काम करते रहे वो। ठीक है, उस टाइम पे अगर हम बात करें जैसे रानी लक्ष्मीबाई के टाइम की, तो उस टाइम पे क्या चलता था, पेंशन्स मिलती थी लोगों को, राजाओं को जिनके गोद लिए हुए बच्चे रहते थे, लेकिन उस टाइम बाद उनके जो बेटे थे जिनको उन्होंने गोद लिया था, ठीक है, उनको पेंशन नहीं मिलती थी। जब तक राजा रहते हैं तब तक तो पेंशन मिलती थी, लेकिन उनके गोद लिए हुए बेटों को पेंशन नहीं मिलती थी। British government showed a more sympathetic attitude towards landowners, landlords and native rulers in order to get their support। ठीक है, अब ये जो लैंड जिनके, कहने का मतलब जो थोड़े से पावरफुल लोग थे, जैसे लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, छोटे छोटे रूलर्स जो थे, इनको एक तरफ थोड़ा सा सहानुभूति टाइप, सिंपैथेटिक, ठीक है, बिहेवियर रखा, एटीट्यूड रखा, जिससे कि उनका सपोर्ट मिल सके। द ब्रिटिश हिस्टोरियंस ट्राइड टू प्ले डाउन the importance of the revolt of 1857 by calling it a mutiny of soldiers। The famous revolutionary and thinker Vinayak Damodar Savarkar called the events of 1857 as the first freedom struggle of 1857, ठीक है, and wrote a book with the same title। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस चीज़ को केवल एक कह सकते हैं म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, इसको ये नाम दिया है, इसको एक तरह, लेकिन जो हमारे एक थिंकर थे, रिवोल्यूशनरी थिंकर जो थे, ठीक है, दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने इसको एक इवेंट को नाम दिया क्या, 1857 एज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम, सॉरी फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एंड इसके ऊपर एक सेम टाइटल की एक बुक भी लिखी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये पूरा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था पूरा 1857 का। इसके बाद अब इसमें कुछ मेन इवेंट्स थे, सॉरी इवेंट्स नहीं, कुछ लोग जो थे मेन, ठीक है, जो फ्रीडम, इनको कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर, जैसे मंगल पांडे भी हमने आपको दिखाया था। ठीक है, ऐसे ही मंगल पांडे के साथ में और भी लोग थे जिनके बारे में आप, ठीक है, चलिए अब हम फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे थे। तो फ्रीडम फाइटर्स में आपके सबसे पहले हमने बताया था अभी बहादुर शाह सेकंड जो थे, ठीक है, उनकी लीडरशिप में ये रिवॉल्यूशन होना था। ठीक है, आपको स्क्रीन पे सारी पिक्स दिख रही होंगी, सबकी स्क्रीन पे सबकी पिक्स दिख रही होंगी। तो उसमें जैसे बहादुर शाह जफर सेकंड, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और नाना साहेब, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स, मेन जो इसके फ्रीडम फाइटर्स थे, यही लोग थे। इसके सारे नोट्स आपको दिए हुए हैं बुक में, सबके बारे में लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए होमवर्क में है कि इन सब के बारे में एक नोट्स वगैरह तैयार करना, या इनको एक बार पढ़ के आ जाना। ठीक है, उसमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम क्लियर कर देंगे आपको। जैसे कि स्क्रीन पे सबके दिख रहे होंगे, इन सबके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन भी दिया भी हुआ है। ठीक है, वैसे एग्जाम में भी आ सकते हैं कि राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, नाना साहेब, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी लिख के
अपने को दे सकते हैं वो एग्जाम में। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स आपके रहेंगे, तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज वगैरह जो है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगी। उसमें एक्सरसाइज में फिर भी जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके ही पूछ सकते हैं। ठीक है, जूम पे जो हमारी लाइव क्लास होती है उस पर ही पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक्सरसाइज वगैरह जो है वो आप खुद से फाइंड करने की कोशिश करना, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाएं, जो नहीं मिलेंगे वो हम बताएंगे आपको। ओके बेटा, अच्छे से एक बार इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पूरा पढ़ लें, तब आपको जाके इस पूरा चैप्टर क्लियर होगा, तभी आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसके जो भी डाउट्स रहेंगे वो अगली लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।